हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर एक बार आप लोग का वेलकम है मेरी क्लास पे। और आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बोल दिया है कि एक सेल्स के अंदर में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स का मैंने ऑलरेडी एक समरी मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। एवं आज हमारा टॉपिक है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं एक सेल के अंदर में, जिस जिस स्ट्रक्चर से मिलकर आपकी सेल्स बनी होती है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं ये प्रीवियस वीडियो मैंने बोल चुका हूं। आज हम लोग उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, पहला आपका कंपोनेंट मैंने लिया है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ कि ये दोनों आपके कवरिंग होते हैं एक सेल्स के, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन आपकी प्लांट जो सेल है, जैसे कि मैंने बोला था कि एक प्लांट सेल जो होती है ये दो आवरण से घिरी हुई रहती है। तो इनकी जो दो आवरण है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है। एक बाहर की तरफ पाई जाती है, एक अंदर की तरफ पाई जाती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो एक्चुअली पोजीशन होती है आपके प्लांट सेल में, ये सेल वॉल के अंदर मिलती है, यानी प्लांट सेल में ये इनर मोस्ट लेयर है। लेकिन एनिमल सेल में अगर आप लोग बोलेगा तो एनिमल सेल में चूंकि एक ही कवरिंग होते हैं, एक ही आवरण होते हैं, तो उसके आप आंतरिक आवरण बोलिए या फिर बाहरी आवरण बोलिए, आपको सिर्फ एक कवरिंग देखने को मिलेगी, वो सेल मेम्ब्रेन होती है इन केस ऑफ द एनिमल सेल। लेकिन अगर प्लांट सेल में हम लोग देखते हैं तो प्लांट सेल में चूंकि दो आवरण होते हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ पाई जाएगी और आपकी बाहर की तरफ पाई जाएगी प्लांट सेल में कौन सी चीज, सेल वॉल। तो ये दोनों आपके कवरिंग हुई। नेक्स्ट, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, ये डबल लेयर होती है, यानी नाम तो एक है इनका सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये खुद दो लेयर से बनी होती है। जिसमें दो लेयर कौन कौन होते हैं, तो एक लेयर बना होता है आपका फॉस्फोलिपिड का और दूसरी लेयर बनी होती है आपकी प्रोटीन की, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉस्फोलिपिड का मीनिंग होता है फॉस्फेट और लिपिड यानी फैटी एसिड से मिलकर बने हुए आवरण, यानी फॉस्फोलिपिड इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ योर फैटी एसिड एंड फॉस्फेट, जिसको आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, एवं उसके साथ में ये प्रोटीन की बनी होती है। दैट मीन्स योर सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनली व्हिच इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सेल मेम्ब्रेन में कि ये काफी सेलेक्टिवली परमेबल होता है। सेलेक्टिवली परमेबल का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? कि कुछ कुछ चीजों को सेल्स के अंदर जाने देंगी एवं किसी किसी चीज को सेल से बाहर निकलने देंगी, यानी सारे चीजों को अंदर आने नहीं देगी एवं सारे चीजों को सेल से बाहर जाने भी नहीं देगी। जो चीज सेल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को सेल्स के अंदर जाने देगी। और सेल्स के अंदर में जो भी टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, उन सब्सटेंसेस सबको ये सेल से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि चूंकि सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट कुछ सब्सटेंसेस को सेल्स के अंदर जाने देती है एवं कुछ टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकल के चुन चुन के बाहर निकलने में हेल्प करती है, इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं स्टूडेंट। अब आते हैं इनके फंक्शंस में। तो फर्स्ट फंक्शन, जैसे चूंकि ये आवरण का नाम है ना, ये कवरिंग का नाम है, ये फेंसिंग का काम करेगी सेल्स के लिए। तो ये सबसे पहले तो आपके सेल्स को सपोर्ट करेगी। आपका सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल्स को सपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन देना, जैसे मैंने बोला सपोर्ट तो करेगी, उसके साथ में प्रोटेक्शन। कोई भी अगर बाहरी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या बाहरी फॉरेन सब्सटेंसेस अगर सेल्स में एंट्री करना चाहे तो आपकी सेल मेम्ब्रेन इसको रोक देती है, यानी आपके सेल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए हेल्प कर रही है। देखिए, थर्ड क्या है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी क्या कर रही है? देखिए, मूवमेंट मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला, कुछ कुछ सब्सटेंसेस होती है जो सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं अगर मैं बोलूं तो एक सेल्स को फूड चाहिए, डाइजेस्टेड फूड चाहिए, तो डाइजेस्टेड फूड का एंट्री ये सेल्स के अंदर में होना बहुत जरूरी होता है। सेल्स को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये सेल्स को भी सेल्स में पहुंचना, ये सॉरी ऑक्सीजन को भी सेल्स से पहुंचना बहुत जरूरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिसको भी सेल्स से पहुंचना जरूरी होता है। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिसका सेल्स में होना काफी जरूरी होता है। इसका एंट्री भी आपका कंट्रोल करेगी सेल मेम्ब्रेन। एवं जैसे कि एक सेल जब रेस्पिरेशन करती है उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, एक सेल जब बहुत मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस आपके सेल्स के अंदर में होते हैं, तो उन मेटाबॉलिक फंक्शंस के द्वारा कुछ टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस सेल्स के अंदर में बनते हैं। तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को, उन सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को भी सेल से बाहर निकालना काफी जरूरी होता है, ठीक है। या फिर रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल स्टोर करके नहीं रख सकता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल से निकालना काफी जरूरी होता है। दैट मीन्स ये काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म जो सेल को सपोर्ट करने के साथ, सेल को स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करने के साथ में आपके सेल्स में सब्सटेंसेस के एंट्री एवं एग्जिट को कंट्रोल करती है। और नेक्स्ट है मेंटेन होम्योस्टेटिक। ये होम्योस्टेटिक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि
एक सेल्स के इन्वायरमेंट के उसके आसपास में अगर बाहरी वातावरण में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस के हिसाब से सेल अपने आप में कुछ चेंजेस लाएगी, यानी अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए, अपने आप को स्टडी बनाने के लिए, अपने आप को वेल मेंटेन कंडीशन में रखने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस लाएगी। और ये चेंजेस लाने में आपका सेल मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपकी एक सेल मेम्ब्रेन की डिस्क्रिप्शन थी और फंक्शंस थी। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट सेकंड कंपोनेंट की, और दैट इज योर सेल वॉल। तो सेल वॉल जैसे आप लोग जानते हैं कि सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग, ये आपके प्लांट सेल में पाई जाएगी और मैक्सिमम में प्लांट सेल में आपके आउटर कवरिंग के रूप में पाई जाती है। ये कंपोनेंट जो आपकी नॉन लिविंग होती है, देखिए सेल वॉल आपकी नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ये क्या से बनी हो सकती है? मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो सारे मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं जो नॉन लिविंग है, ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट के स्पेसीज ऐसे होते हैं जिसमें सेलुलोज शायद नहीं प्रेजेंट होते। बहुत सारे से प्लांट स्पेसीज जिसमें सेलुलोज नहीं होते हैं, जैसे स्पेशली फंगी में अगर बात करेंगे तो फंगियों के जो सेल वॉल होते हैं वो सेल वॉल आपके लिग्निन और पैक्टिन, इनमें किसी से भी बने हो सकते हैं। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द फंगी या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द फंगी है। कुछ फंगी आपके लिग्निन से, कुछ फंगी के सेल वॉल आपके लिग्निन से बने होंगे, तो कुछ फंगी के सेल वॉल आपके पैक्टिन से बने होंगे। अगर मैं बात करूं ये सेलुलोज, लिग्निन या फिर पैक्टिन क्या है, तो सिंपली आप लोग बोल सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स है। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म्स आपके सेलुलोज है, कुछ लिग्निन है एवं कुछ पैक्टिन है। ये हुई आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल वॉल। अगर हम लोग फंक्शंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, सेल वॉल का फंक्शंस क्या है? जैसे कि सेल मेम्ब्रेन भी कवरिंग है, आपकी सेल वॉल भी कवरिंग है। जैसे सेल मेम्ब्रेन आपकी सपोर्ट कर रही है, एक सेल्स को शेप देने में हेल्प कर रही है, तो ये भी आपकी जो सेल वॉल है ये भी आपकी सेल्स को शेप देगी। अगर सेल वॉल अगर हम प्लांट सेल से बाहर निकाल देते हैं तो शायद आपके प्लांट सेल की कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होगी, यानी उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए आपका सेल वॉल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल को एक पर्टिकुलर टेक्सचर देती है ये सेल वॉल। डेफिनेटली ये काफी रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है। हार्ड होने के कारण ये आपके सेल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, आपके सेल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए आपकी सेल वॉल काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन होती है। नेक्स्ट, प्रिवेंट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम बस्टिंग एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर अपटेक। तो क्या होते हैं आपके स्टूडेंट्स, देखिए सेल्स को वाटर की जरूरत पड़ती है, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है कि बाहरी इंवायरमेंट से वाटर सेल्स के अंदर में आए। लेकिन जब कभी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर या फिर मोर अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर में घुस जाती है तो आपकी सेल्स का बस्ट होने का चांस होता है। लेकिन चूंकि आपकी उस प्लांट सेल में बाहर की ओर जो कवरिंग होती है, जो सेल वॉल है, ये काफी रिजिड होती है, हार्ड होती है, ये काफी स्ट्रांग होती है, जिसके कारण आपका अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट करना चाहे तो आपकी सेल वॉल के कारण आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट नहीं कर सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी सेल वॉल। तो अभी हम लोगों ने दो मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे पढ़ा, जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन थे। इसमें आपका मेनली क्या है, सेल मेम्ब्रेन आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाए जा सकते हैं, लेकिन सेल वॉल सिर्फ आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की जो इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन में अगर स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो डबल लेयर होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बोला, फॉस्फोलिपिड मतलब होता है फॉस्फेट, और लिपिड फैटी एसिड का बना हुआ लेयर, एवं उसके साथ में दूसरी लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। ये डबल लेयर होती है, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमेबल, ये टोटली आपकी परमेबल नहीं है, कुछ चीजों को अंदर जाने देगी, कुछ चीजों को अंदर बाहर निकलने देगी। इनका मेन फंक्शंस अगर देखेंगे तो मेन फंक्शंस इनका ओवरऑल सेम दिखाई पड़ा है, क्योंकि दोनों कवरिंग है, दोनों सेल्स को सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, सेल को शेप देंगे एवं सेल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। लेकिन उसके साथ में अगर हम लोग अलग डिफरेंसेस में देखते हैं इनके फंक्शंस को, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और ये आपके होमोस्टेटिक में सपोर्ट कर रही है, मेंटेन कर रही है। लेकिन अगर आपकी सेल वॉल को देखेंगे, चूंकि ये काफी रिजिड होती है, रिजिड होने के कारण आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब कभी वाटर मोर अपटेक किया जाएगा सेल के द्वारा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बस्ट होने से रोकती है। स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म आपकी थर्ड कंपोनेंट है सेल की। आइए इसको मैं आप लोगों को फिगर के द्वारा दिखा रहा हूँ। साइटोप्लाज्म एक्चुअली किस जगह में आपकी सेल में पाई जाती है। तो स्टूडेंट, इस सेल को देखिए, ये सेल सर्कुलर दिखाई पड़ रही है आपकी। ये जो सेल है, ऐसी सेल की शेप जो होती है एनिमल सेल में होती है। मैंने आप लोग को एक एनिमल सेल्स को लेके आप लोगों को साइटोप्लाज्म में दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, सेल्स की जो मिडिल पार्ट में आपकी जो मैंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का जो कवरिंग है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर कवरिंग बोलेंगे या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके आपकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जेली लाइक सब्सटेंसेस है, जो काफी क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, डेंसर होती है, ठीक है, पानी की तुलना में काफी डेंस होती है, थिक होती है,
तो ये सब्सटेंसेस को, ये जो मटेरियल है, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जितने सेल ऑर्गेनिज एक सेल्स में पाए जाने चाहिए, सारे सेल्स ऑर्गेनिज आपके इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देखिए, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज हो, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज हो, या फिर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज हो, सारे सेल ऑर्गेनिज आपके इसी साइटोप्लाज्म पार्ट में पाई जाती है। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काफी थिक होती है, ये काफी क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट है, ये डेंसर होती है और जेली लाइक सब्सटेंस है। इसी में आपके ऑर्गेनलीज, जैसे कि मैंने अभी बोला, सारे मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सारे ऑर्गेनिज आपके साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। एवं जो सेल ऑर्गेनलीज नहीं है, कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं सेल के अंदर में जो ऑर्गेनलीज नहीं कहलाते, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसमें से एक होती है साइटोस्केलेटन। इस साइटोस्केलेटन के फॉर्मेशन के लिए साइटोस्केलेटन फाइबर चाहिए। ये साइटोस्केलेटन फाइबर भी आपके सेल्स के अंदर में ही पाई जाती है। देखिए, सेल्स के अंदर में आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? देखिए, ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करेगी आपके सेल्स को। इसका मेन काम होता है आपको सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना पूरे सेल्स को। एक कुशन के रूप में काम करेंगे, क्योंकि ये जेली लाइक सब्सटेंस है। इसी के ऊपर में आपके डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, ये आपके फ्लोट करते रहते हैं, ये कुशन के जैसे काम करेगी। उसके बाद सेल ऑर्गेनलीज को डैमेज होने से बचाएंगे ये, क्योंकि अगर वहां फ्रिक्शन हो जाएगा आपका, डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनलीज हो, अगर सेल वॉल के साथ डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आ गए तो फिर वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये आपकी जो कुशंस का काम कर रही है, ये आपको सेल ऑर्गेनलीज को डैमेज होने से बचाएंगे। और साथ में ये सेल साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस के कारण ही आपको सेल्स का एग्जैक्ट शेप भी मिलता है। उसी के साथ उसको सपोर्ट करने वाले सेल मेम्ब्रेन है, और सेल वाले जो सेल्स के शेप देने के लिए हेल्प करते हैं। और स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बींग में जो रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, यानी टोटल जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उनमें हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन स्पेशली दो टाइप्स की होती है। हम लोग उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन आपकी जो एरोबिक हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसकी शुरुआत आपके साइटोप्लाज्म में ही होती है। यानी ये रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट साइट है, चाहे वो किसी प्रकार का रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन के मेन साइट के रूप में भी आपका साइटोप्लाज्म एक काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट है आपका न्यूक्लियस। ये काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज, एक सेल के अंदर में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो देखिए, ये काफी लार्ज होती है। एक सेल की जो साइज होती है, उस साइज की तुलना में अगर न्यूक्लियस की साइज को आप लोग कंपेयर करेंगे तो काफी बड़ी होती है। राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। इसकी जो शेप होती है न्यूक्लियस की शेप राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। ये जो न्यूक्लियस होती है उसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। कौन कौन से 4 पार्ट्स है? देखिए, मैंने यहाँ लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये न्यूक्लियस एक कवरिंग के द्वारा घिरी हुई है, इसी को आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसी न्यूक्लियस के अंदर में आपकी बीच में फिर एक डेंसर, एक गोल रचना आपको देखने को मिलेगी। ये गोल रचना आपकी न्यूक्लियोलस कहलाती है। मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोलस। देखिए, यानी सेल्स के अंदर में आपका मिडल में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फिर मिडल स्पेस में होती है आपकी कौन? न्यूक्लियोलस। देखिए, अब ये न्यूक्लियोलस से बाहर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में फिर यहाँ पे जे सब्सटेंस, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ये तरल पदार्थ को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने साइटोप्लाज्म बोला, ये न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। साइटोप्लाज्म आपके सेल्स के अंदर है, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे तो टोटली वो कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर में। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का लोकेशन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म का लोकेशन होता है आपके सेल्स के अंदर, लेकिन ये न्यूक्लियस के बाहर रहती है। तो आपकी जो 4 पार्ट्स है न्यूक्लियस के, उसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये बाहर की कवरिंग, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस मैंने जो यहाँ दिखाया, उसको आप लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलिएगा। सेल के न्यूक्लियस के मिडल में आपका एक और डेंसर गोल रचना होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सूता जैसे सूतानुमा कुछ रचनाएं पाई जाती है। इन सूतानुमा रचनाओं का आप लोग क्रोमेटिन फाइबर बोल सकते हैं। जब एक कोशिका मैच्योर्ड हो जाती है, ठीक है, मैच्योर्ड होने के टाइम में आपके क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंसिंग फॉर्म को हम लोग बाद में बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी आपकी जो सेल्स है, उस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम आपके, जिस क्रोमोसोम में आपके डीएनए पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, और ये डीएनए को रखने के लिए या फिर डीएनए को एक पोजीशन देने के लिए आपका क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। यानी ये डीएनए रख रहा है, और आप लोग को स्टूडेंट पता है कि डीएनए इज नॉन एज जेनेटिक मटेरियल। यानी आनुवांशिक जो गुण होते हैं माता पिता जी के, जो गुण होते हैं उनके बच्चों में अगर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो उस कैरेक्टर को ले जाने वाले कौन होते हैं? डीएनए, जो कि आपकी न्यूक्लियस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और स्टूडेंट, आप सभी को पता है न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल के अंदर में।
तो आइए चले इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, न्यूक्लियस इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। यस, जैसे ह्यूमन बीइंग का एक बॉडी में ब्रेन होती है, उसी प्रकार आपकी एक सेल्स को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका रोल प्ले करती है आपकी न्यूक्लियस। और साथ में ये देखिए क्यों इसको ब्रेन ऑफ द सेल्स कहते हैं, बोलने से आप यहाँ बोल सकते हैं कंट्रोल्स ऑल सेल डिफरेंट एक्टिविटीज। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, एक सेल्स के अंदर में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनली पाए जाते हैं, उन सभी का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का, उसीलिए उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आगे दूंगा। पावर हाउस ऑफ द सेल, आपकी जो सेंट्रोजोम होती है उसी काम सेल डिवीजन में हेल्प करना होता है। आपकी जो गोल्गी बॉडी होती है उसका काम होता है प्रोटीन को रिसीव करके उस प्रोटीन को मॉडिफाई करना, ठीक है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना, जिस सेल ऑर्गेनिज को प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको ट्रांसफर करना, ये गोल्गी बॉडी का काम है। जैसे राइबोसोम का काम होता है आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज हमारे सेल्स के अंदर में, ये सेल्स के ऑर्गेनिज डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करेंगे, लेकिन उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी न्यूक्लियस। यानी सारे सेल ऑर्गेनिज का हम समरी में बोलेंगे, सारे सेल ऑर्गेनिज के फंक्शंस को कंट्रोल करती है आपकी न्यूक्लियस। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अनकॉमन कुछ देखने को मिलता है, कुछ प्लांट सेल में सेल एक है लेकिन उस सेल्स के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ एनिमल सेल्स है, कभी कभी उसमें क्या हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। तो ऐसे सेल जिसके अंदर में एक न्यूक्लियस के जगह में अगर ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, या फिर एक प्लांट सेल आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, तो ऐसे प्लांट सेल को हम लोग सिनोसाइट बोलते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिएगा, सिनोसाइट। तो सिनोसाइट क्या है, ऐसा प्लांट सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी उसके एक कोशिका के अंदर में बहुत सारे केंद्रक हो गए। दिस इज नॉट ए नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है एक सेल्स के लिए। उसी प्रकार अगर एक एनिमल सेल्स में अगर एक न्यूक्लियस के जगह में एक से अधिक फिर या फिर वो भी अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, यानी एक से अधिक न्यूक्लियस एक एनिमल सेल में हो जाते हैं, तो ऐसे एनिमल सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटियम। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट, आप लोग इसको फोकस कीजिएगा। सिनोसाइट मींस क्या, जैसे मैंने अभी बोला, एक प्लांट सेल जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक है या फिर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। सेकंड मैंने बोला सिनोसाइटियम, एक ऐसा एनिमल सेल जिसके अंदर में काफी ज्यादा न्यूक्लियस हो गए हैं। तो ये दोनों आपके एबनॉर्मल सेल्स हैं। बाकी जितने भी नॉर्मल सेल्स होते हैं, आपके एक सेल्स के अंदर में एक न्यूक्लियस पाई जानी चाहिए, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल्स कहते हैं।